स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल जीएस मैग्नेट में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल पे बिहार पुलिस मद्य निषेध के लिए जो 689 पदों की वैकेंसी निकली हुई है, उसके लिए हम लोग लगातार इस चैनल पे प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। ठीक है, इस वीडियो में भी हम लोग प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चन को करेंगे और हम अपने तैयारी का अंदाज़ा लगाएंगे। चूँकि समय बहुत ही कम है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 14 मई के दिन इसका एग्ज़ाम होने वाला है, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे ढंग से तैयारी करते होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को भी दबाएं, ताकि जो भी वीडियो हम लोग डालें आप लोगों से मिस न हो। तो चलिए देर न करते हुए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है वो है, आप लोग देख सकते हैं। अब भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लागू हुआ था? जी हाँ दोस्तों, बताना है कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लागू हुआ था। तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1962 में क्या हुआ था? लागू हुआ था, यानी कि 1962 में लागू हुआ था। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न जो है वो है, सुगौली की संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे? जी हाँ, सुगौली की संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे। इस क्वेश्चन की अगर राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को आप लोग याद रखिएगा, 1816 ईस्वी में। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है कि पेट्रोलियम की गुणवत्ता का मात्रक क्या होता है? पेट्रोलियम की जो गुणवत्ता होता है उसका मात्रक क्या होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को आप लोग याद रखेंगे, ऑक्टेन। क्या? ऑक्टेन। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, सबसे ज़्यादा बाघ किस राज्य में पाया जाता है? सबसे ज़्यादा बाघ जो है किस राज्य में पाया जाता है? तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मध्य प्रदेश में पाया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, कहाँ? मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो चलिए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? किस राज्य की जनसंख्या जो है सबसे कम है? तो इस क्वेश्चन की अगर राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को आप लोग याद रखिएगा कि सिक्किम राज्य की जनसंख्या जो बहुत ही क्या है? कम है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है, यानी कि 6 नंबर प्रश्न जो है क्या है, बिशप शब्द का संबंध किससे है? बिशप शब्द को बताना है, यानी कि बिशप शब्द का संबंध किससे है। तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शतरंज से है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं और सेशन अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट कर दें। ठीक है, इस वीडियो पे कमेंट कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपके दोस्त भी इस सेट का लाभ उठा सके। चलिए आगे की ओर चलते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है ये देखते हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, पहली बार टेलीविज़न का प्रसारण कब हुआ था? पहली बार जो है टेलीविज़न का प्रसारण कब हुआ था? तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर, यानी कि डी को आप लोग याद रखिएगा, 1959 में टेलीविज़न का पहला प्रसारण हुआ था। ठीक है, चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? जी हाँ, भारत का राष्ट्रीय वाक्य जो है क्या है, ये आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय वाक्य इसमें से क्या होगा? तो इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को आप लोग याद रखिएगा, सत्यमेव जयते। जी हाँ, सत्यमेव जयते जो है भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। ठीक है, अब चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि करेंसी नोट प्रेस किस राज्य में अवस्थित है? करेंसी नोट प्रेस जो है किस राज्य में अवस्थित है? तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को आप लोग याद रखिएगा, महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ठीक है,
अब चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। और हमारा अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है, आप लोग देखेंगे, दाभोल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है, ठीक है। दाभोल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में जो है स्थित है। तो इस क्वेश्चन की अगर राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है दोस्तों, ठीक है। दाभोल राष्ट्रीय परियोजना विद्युत परियोजना जो है कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, ठीक है। देखिए परियोजना से संबंधित 2-4 प्रश्न, 1 या 2 प्रश्न जो है जरूर पूछता है, ठीक है। तो आप लोग इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। परियोजना से जितना भी संबंधित क्वेश्चन हो आप लोग उसका तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं तैयारी है तो हम लोग इस एक वीडियो बना करके इस पे डाल देंगे परियोजना से संबंधित, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न जो है वो है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, ठीक है। हमारा जो 11 नंबर प्रश्न है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो इस क्वेश्चन की अगर राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को आप लोग याद रखिएगा, रेटिनॉल। ऑप्शन नंबर डी को रेटिनॉल, ठीक है। अब चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न क्या है, हमारा अगला प्रश्न है कि वोल्टीय सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है, ठीक है। वोल्टीय जो सेल होता है छोटा वाला, उसमें किस अम्ल का प्रयोग होता है। तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी H2SO4, ठीक है। यानी कि H2SO4 को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसे सल्फ्यूरिक अम्ल भी बोलते हैं और बैटरियों में इसका उपयोग जैसे तेजाब के रूप में जो है किया जाता है, ठीक है। अब चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न है कि लेक लांसे सेल में प्रयुक्त रसायन क्या है। लेक लांसे सेल में जो है प्रयुक्त रसायन क्या है। इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए तो अब इसका राइट आंसर क्या है, अमोनिया क्लोराइड। आप लोग याद रखिएगा, क्या, अमोनिया क्लोराइड, यानी कि आंसर इसका सही जवाब क्या होगा, बी होगा। लेक लांसे सेल में आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। वोल्टीय सेल में किसका प्रयोग होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का, और लेक लांसे सेल में जो प्रयोग होता है वो किसका होता है, अमोनियम क्लोराइड का, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है, हमारा अगला प्रश्न जो है विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है, ठीक है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है। तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि नियासिन को आप लोग याद रखिएगा। किसको, नियासिन को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। जी हाँ दोस्तों, विटामिन डी का जो है रासायनिक नाम बताना है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को आप लोग याद रखिएगा, कैल्सीफिरोल, यानी कि सही जवाब क्या हो जाएगा, कैल्सीफिरोल। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न क्या है, हमारा अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था। जो जलियांवाला बाग 1919 में हुआ था, आप लोगों को पता होगा 13 अप्रैल 1919 में, तो वो जो है उस समय वायसराय कौन था। तो उस समय अगर वायसराय की बात की जाए, इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को आप लोग याद रखिएगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। कौन था भाई, लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, ठीक है। चलिए बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है कि जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था, यानी कि जवाहरलाल नेहरू का जो है जन्म बताना है कि जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ। तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को आप लोग याद रखिएगा, 1889 ईस्वी में हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म, ठीक है। तो चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न जो है इंडियन होम रूल लीग की स्थापना, इंडियन होम रूल लीग की स्थापना संस्थापक कौन थे, इंडियन होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे। तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को आप लोग याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक। कौन थे, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। आशा करता हूं कि इस क्वेश्चन को आप लोग समझ चुके होंगे।
अब चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न जो है वो है डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है। डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है। ठीक है, तो डोगरी भाषा की अगर बात किया जाए तो डोगरी भाषा, इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। आप लोग याद रखिएगा कि डोगरी भाषा का संबंध किस राज्य से है, तो जम्मू कश्मीर राज्य से संबंध है। ठीक है, अब चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है FAO का मुख्यालय कहाँ है। FAO का मुख्यालय कहाँ है। तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि रोम में है। क्या है, रोम में है। ठीक है, अब चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है प्रथम ओलंपिक खेल कब हुआ था। प्रथम ओलंपिक खेल कब हुआ था। ठीक है, तो प्रथम ओलंपिक खेल की बात किया जाए तो इस क्वेश्चन की राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 776 ईसा पूर्व में हुआ था। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रथम ओलंपिक खेल कब हुआ था, तो 776 ईसा पूर्व में हुआ था। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। तो हमारा अगला प्रश्न है वाटर पोलो में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है। खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। वाटर पोलो एक खेल है, इसमें खिलाड़ियों की संख्या आप लोगों को बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को बताइए। इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर दोस्तों ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 7। ठीक है, यानी कि 7 आप लोग याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात किस राज्य में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा जो जल प्रपात है वो किस राज्य में स्थित है। चलिए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि कर्नाटक में है। आप लोग याद रखिए कहाँ, कर्नाटक में है। चलिए कमेंट करके बताइए कि भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन है। ठीक है, चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न जो है 24 नंबर, इस प्रश्न को ध्यान रखिएगा कि न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर बसा हुआ है। न्यूयॉर्क जो है वो किस नदी के तट पर बसा हुआ है। तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को आप लोग ध्यान रखिएगा हडसन नदी के तट पर। ठीक है, हडसन नदी के तट पर जो है न्यूयॉर्क शहर बसा हुआ है। अब चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न को आप लोग देखिएगा। 25 नंबर प्रश्न है क्या कि भारत का पहला उपग्रह कब छोड़ा गया। भारत का जो पहला उपग्रह था वो कब छोड़ा गया। तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1975 में छोड़ा गया। और भारत का पहला उपग्रह का नाम क्या था, आर्यभट्ट। क्या था, आर्यभट्ट। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अब हमारा अगला प्रश्न जो 26 नंबर प्रश्न है वो क्या है, इसको देखेंगे। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है। पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो कितना है ये बताना है दोस्तों। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि 5.5 ग्राम प्रति सीसी है। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न जो है वो क्या है देखते हैं। ठीक है, तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न जो है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ग्रंथालय कहाँ है। भारत का सबसे बड़ा जो है राष्ट्रीय ग्रंथालय बताना है दोस्तों। ठीक है, तो ये कहाँ है, किस राज्य में है, तो नई दिल्ली में है। कहाँ है, नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, हम अपने अगले प्रश्न की ओर आ चुके हैं और देखेंगे ये क्या है। तो शक संवत का अंतिम राष्ट्रीय कैलेंडर का माह क्या होता है। शक संवत का अंतिम राष्ट्रीय कैलेंडर माह क्या होता है। तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखिएगा फागुन। क्या, जैसे ठाठ देहाती भोजपुरी में लोग फागुन बोलते हैं तो फाल्गुन है। ठीक है, तो शक संवत का अंतिम राष्ट्रीय कैलेंडर माह क्या है, तो फागुन है। अब चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो हमारा अगला प्रश्न है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि एस्कॉर्बिक
अम्ल है। क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल है। और आप लोग बताइए कि विटामिन सी की कमी से क्या होता है, ये कौन सा रोग होता है, आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है। और विटामिन सी का अगर बात किया जाए तो विटामिन सी का सबसे अच्छा जो स्रोत होता है वो क्या होता है दोस्तों? आंवला होता है। क्या होता है? आंवला होता है। यानी कि जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उस सब में विटामिन क्या होता है? सी होता है। लेकिन विटामिन सी प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? आंवला में पाया जाता है, ठीक है। तो चलिए, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यानी कि 30 नंबर प्रश्न है, देखते हैं इसको। क्या है? विश्व अहिंसा दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व अहिंसा दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है? तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए दोस्तों 2 अक्टूबर को आप लोग ध्यान रखिएगा। 2 अक्टूबर को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और गांधी जी का जन्म तारीख भी इसी दिन को मनाया जाता है और अहिंसा दिवस भी इसी दिन को मनाया जाता है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है, ठीक है। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, भारतीय सिविल सेवा अधिनियम किस वर्ष बनाया गया? भारतीय सिविल सेवा जो अधिनियम है वो किस वर्ष बनाया गया? तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को आप लोग याद रखिएगा, 1861 ईस्वी में बनाया गया था। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? तो हमारा अगला प्रश्न है, पंचायत के चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? पंचायत का जो चुनाव होता है जैसे मुखिया का, सरपंच का, तो उसके लिए उम्मीदवार जो खड़े होते हैं उनकी आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को आप लोग याद रखिएगा, 21 वर्ष, ठीक है। यानी कि 21 वर्ष आयु का जो भी व्यक्ति है वो चुनाव लड़ सकता है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न जो है वो है, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जैसा कि आप लोगों को पता है कि संविधान निर्माण के लिए बहुत सारी समितियों को बनाया गया था, तो उसी में से एक संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जो है वो किसे बनाया गया था? तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को आप लोग याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बनाया गया था, ठीक है। अब चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य के विधानसभा में न्यूनतम सीट कितनी होनी चाहिए? ठीक है, राज्य के विधानसभा का जो चुनाव होता है तो उसमें न्यूनतम सीट कितनी होनी चाहिए, इस क्वेश्चन को आपको बताना है। तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि 60 होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या है कि विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं वो कितने वर्ष तक काम करते हैं, यानी कि सेवा में रहते हैं? तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को आप लोग याद रखिएगा, 6 वर्ष के लिए। कितना वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, यानी 36 नंबर प्रश्न है कि राज्य मंत्री परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत हुआ है? राज्य मंत्री परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत हुआ है? तो इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 163 के तहत राज्य मंत्री परिषद का गठन हुआ है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि 15 होते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यानी कि 38 नंबर प्रश्न है, प्राक्कलन समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? जो प्राक्कलन समिति है उसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि 30 होती है, ठीक है। कितनी होती है? 30 होती है, ठीक है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 39 नंबर प्रश्न है,
भारत में नियमित जनगणना किस वर्ष से किया जा रहा है? किस वर्ष से जो नियमित जनगणना जो होता है 10 वर्ष के बाद हम लोगों का, तो वो किस वर्ष से किया जा रहा है? ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर आप लोग दोस्तों याद रखिएगा 1881 ईस्वी से नियमित जनगणना किया जा रहा है अभी तक। ठीक है, चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न जो है साइंस से लिया गया है। साइंस क्या है, यानी ताप का मात्रक क्या है? ताप का मात्रक क्या होता है? तो ताप का मात्रक आप लोगों को पता होगा कि इस क्वेश्चन की राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि केल्विन होता है। ठीक है, ताप का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 41 नंबर प्रश्न को देखते हैं। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि आयोडीन की कमी से होता है। दोस्तों आप लोग देखे होंगे कि किसी के गले के नीचे बहुत बड़ा सा फूल जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? घेंघा रोग बोलते हैं। आजकल ये रोग देखने को बहुत कम मिल रहा है। पुराने ज़माने में बहुत ज़्यादा ये रोग हुआ करता था, क्योंकि उस समय आयोडीन युक्त नमक लोग नहीं खाते थे, लेकिन आजकल आयोडीन युक्त नमक आ गया है, जिसकी वजह से हम लोग बहुत कम लोग जो है घेंघा रोग का शिकार हो रहे हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न यानी कि 42 नंबर प्रश्न है क्या, यानी कि प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम कार्यवाहक मंत्री कौन थे? तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को आप लोग याद रखिएगा, गुलजारी लाल नंदा जी को। ठीक है, गुलजारी लाल नंदा जी थे। ठीक है, अब चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और हमारा अगला प्रश्न जो है वो है कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, तो तुगलक वंश का संस्थापक का बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी गयासुद्दीन तुगलक था। आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कथकली नृत्य का संबंध किस राज्य से है? जी हाँ, कथकली नृत्य का संबंध किस राज्य से है? इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखिएगा, केरल राज्य से है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, हमारा अगला जो प्रश्न है वो क्या है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा, विद्युत सेल। कौन सा? विद्युत सेल। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, हमारा अगला जो प्रश्न है वो क्या है? वो है अल-कायदा किस देश का आतंकवादी संगठन है? अल-कायदा किस देश का आतंकवादी संगठन है? अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को आप लोग याद रखिएगा, अफगानिस्तान की। कहाँ की? अफगानिस्तान की। यह एक आतंकवादी संगठन है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न जो है वो क्या है? कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिराने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? कैल्शियम कार्बाइड जो होता है उस पर पानी गिराने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि एसिटिलीन गैस। ठीक है, जो हम लोग फलों को पकाने के लिए जो कार्बाइड का उपयोग करते हैं उस पर थोड़ा सा पानी गिरा के आप लोग देखिएगा, उसमें से धुआं टाइप का निकलता है। तो कौन सा गैस है? एसिटिलीन गैस है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है हजार झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? हजार झीलों की जो भूमि है वो किसे कहा जाता है? तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि फिनलैंड है। क्या है? फिनलैंड है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न जो है वो है ऊष्मा की मात्रा का मापक क्या है? ऊष्मा की मात्रा का मापक क्या है? तो ये बहुत ही आसान सा सवाल है, आप लोगों को पता होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि कैलोरी है। ठीक है, यानी कि क्या है? कैलोरी है। ठीक है, अब चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न जो है वो क्या है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है ये कि
खमेर रुज किस देश का आतंकवादी संगठन है? खमेर रुज जो है किस देश का आतंकवादी संगठन है? तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को आप लोग याद रखिएगा, कंबोडिया का। कहाँ का? कंबोडिया का। ठीक है, अब चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न जो है ऑरेंज बुक, क्या है? ऑरेंज बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है? ऑरेंज बुक जो है किस देश का सरकारी दस्तावेज है? तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को आप लोग याद रखिएगा, नीदरलैंड की है। कहाँ की है? नीदरलैंड की है। ठीक है, अब चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? तो भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार कौन थे? भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार कौन थे? तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए तो आप लोग याद रखिएगा पंडित रविशंकर तिवारी जी को। ठीक है, पंडित रविशंकर जी को। ठीक है, ये जो है इनको भारत रत्न मिला था किस क्षेत्र में? तो संगीत के क्षेत्र में। ठीक है, अब चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? तो हमारा अगला प्रश्न है विश्व दूरसंचार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व दूरसंचार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को आप लोग याद रखिएगा, 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, हमारा अगला जो प्रश्न है वो क्या है? सैडलर आयोग का संबंध किससे है? सैडलर आयोग का जो संबंध है वो किससे है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, शिक्षा से है। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। किससे है? शिक्षा से है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न जो है वो क्या है? ताप को किससे मापा जाता है? देखिए क्वेश्चन, किससे मापा जाता है? ठीक है, तापमान को किससे मापा जाता है? तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को आप लोग याद रखिएगा, पायरोमीटर से। देखिए थर्मामीटर से भी टेम्परेचर मापा जाता है। ठीक है, तो ये थर्मामीटर से टेम्परेचर ज़्यादा से जो है वो कम टेम्परेचर मापा जाता है, लेकिन पायरोमीटर से बहुत अधिक टेम्परेचर को मापा जाता है। ठीक है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। थर्मामीटर जैसे कम टेम्परेचर मापने के लिए और पायरोमीटर बहुत ज़्यादा तापमान वाले तब टेम्परेचर को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, अब चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न क्या है? मोहिनी आट्टम नृत्य का संबंध किस राज्य से है? बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। इस क्वेश्चन की अगर राइट आंसर की बात की जाए तो इसका भी राइट आंसर क्या होगा? केरल भी होगा। ठीक है, केरल में ही ये किया जाता है मोहिनी आट्टम नृत्य। ठीक है, अब चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या है? येलो बुक, यानी कि येलो बुक किस देश का प्रमुख सरकारी दस्तावेज है? येलो बुक जो है किस देश का सरकारी दस्तावेज है? इसके पहले हम लोग ऑरेंज बुक पढ़े थे। ठीक है, इसके बाद येलो बुक किस देश की सरकारी दस्तावेज है? तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि फ्रांस को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ के पहले देखते हैं। भारत में रुपये का सिक्का सर्वप्रथम किसके शासनकाल में ढाला गया था? ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि शेर शाह सूरी के शासनकाल में जो है रुपये का सिक्का सर्वप्रथम ढाला गया था। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो हमारा अगला प्रश्न जो है वो आधे झुके हुए राष्ट्रीय ध्वज किसका प्रतीक है? तो आधे झुके हुए जो राष्ट्रीय ध्वज होता है वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि राष्ट्रीय शोक का क्या है? संकेत करता है। ठीक है, वो राष्ट्रीय शोक का प्रतीक है। यानी कि हमारे देश के जब भी कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ये सब लोग मरते हैं तो उनके शोक के लिए राष्ट्रीय झंडा को क्या कर दिया जाता है? झुका दिया जाता है। ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं? शोक मनाते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न जो है वो क्या है? एलपीजी में मुख्यतः कौन सा गैस उपस्थित रहता है? एलपीजी में कौन सा गैस उपस्थित रहता है? तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, ब्यूटेन। क्या? ब्यूटेन। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? अगला प्रश्न जो है क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या है? इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए तो इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि NaHCO3। ठीक है, सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है,
अब चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या है, 19 नंबर प्रश्न, सॉरी इसके बाद वाले प्रश्न को देखेंगे। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को आप लोग याद रखिएगा, सितार। क्या? सितार। ठीक है, चलिए साइंस से क्वेश्चन है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला जो प्रश्न है वो क्या है, LTE क्या है, LTTE किस देश का उग्रवादी संगठन है? LTTE जो है वो किस देश का उग्रवादी संगठन है? तो इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को आप लोग याद रखिएगा, श्रीलंका। ठीक है, यानी कि श्रीलंका की जो आतंकवाद उग्रवादी संगठन क्या है, LTTE। ठीक है, अब चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या है, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह कौन सा है? भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है उसका पहला महीना का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि चैत्र। ठीक है, कौन सा? चैत्र। ठीक है, अब चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या है, जयंतिया झील कहाँ अवस्थित है? जयंतिया झील जो है वो कहाँ अवस्थित है? तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि मेघालय में जो है स्थित है। ठीक है, अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो कितने वर्ष तक कार्य करते हैं? ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि 6 वर्ष तक। ठीक है, और लोकसभा का कितना वर्ष तक? 5 वर्ष तक। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, सॉरी। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या है कि इलेक्ट्रिक आयरन में प्रयुक्त तार किसका बना होता है? तो इलेक्ट्रिक आयरन में जो प्रयुक्त तार होता है जिसकी वजह से ये जो गर्म होता है वो क्या है, नाइक्रोम का बना होता है। किसका? नाइक्रोम का बना होता है। आप लोग इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न जो है वो क्या है, हमारा अगला प्रश्न है अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके शासनकाल में थे? तो अष्टप्रधान जो है मंत्री परिषद की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि शिवाजी का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। इन्हीं के शासनकाल में अष्टप्रधान मंत्री हुआ करते थे, यानी कि 8 मंत्री, विद्वान मंत्रियों का समूह होता था उस पर। ठीक है, अब चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न जो है वो है राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी कहाँ अवस्थित है? कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी जो है वो कहाँ स्थित है? तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को आप लोग याद रखिएगा, खड़गवासला। कहाँ? खड़गवासला। ठीक है, अब चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, हमारा जो अगला प्रश्न है वो है मिट्टी कौन सी मिट्टी ज़्यादा जल सोखती है? ज़्यादा जल सोखने का जो क्षमता होता है वो किस मिट्टी में होती है? तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि दोमट मिट्टी को आप लोग याद रखिएगा कि दोमट मिट्टी में जल को अवशोषित करने का ताकत बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अब चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? जो व्यापारिक वैसलीन होता है, वैसलीन तो हर कोई जानता है, वो किससे निकाला जाता है, यानी किससे बनाया जाता है? तो पेट्रोलियम से। किससे बनाया जाता है? पेट्रोलियम से। आप लोग इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और हाँ, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता होगा, मैं ये क्वेश्चन अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करके उनको भी लाभ पहुँचवाइए। ठीक है, और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, हमसे ज़रूर जुड़ लीजिए, क्योंकि हम लोग जो है अब बिहार पुलिस के क्लास भी क्या करने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं और धुआंधार प्रैक्टिस सेट इस पे होगा। ठीक है, इसमें आपको कितना पढ़ाई का अंदाज़ा जो है इस सेट में लगता रहेगा। ठीक है, और हम लोग आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं तो कम से कम आप लोग का भी फर्ज बनता है कि थोड़ा बहुत सपोर्ट हम लोग को भी करें और हम लोग को के साथ भी आप लोग जुड़े। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की
ओर। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न जो है क्या है, इटली तथा ईरान का प्रमुख सरकारी दस्तावेज कौन सा है? इटली तथा ईरान का प्रमुख सरकारी दस्तावेज कौन सा है? तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर, एक मिनट, ऑप्शन नंबर सी। तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर, अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग्रीन बुक। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न जो है वो क्या है कि बीज रहित फल को किस तकनीक द्वारा विकसित किया जाता है? बीज रहित फल जो होते हैं उसे किस तकनीक के द्वारा विकसित किया जाता है? तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, संकरण विधि द्वारा। ठीक है, संकरण विधि द्वारा उसे विकसित किया जाता है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, भारत ने चीन पर कब आक्रमण किया था? भारत ने चीन पर कब आक्रमण किया था? तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर 20 अक्टूबर 1962 को किया था। ठीक है, आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न जो है वो क्या है, हिजबुल्लाह किस देश का उग्रवादी संगठन है? हिजबुल्लाह जो है किस देश का उग्रवादी संगठन है? तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि लेबनान की उग्रवादी संगठन है। देखिए, उग्रवादी संगठन से इसमें 2-4 क्वेश्चन है, उसको आप लोग याद रखिएगा, हो सके कि एग्जाम में पूछ दे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, यहाँ हमारा अगला प्रश्न जो है वो, राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। सर्वप्रथम राष्ट्रीय गान जो है जन गण मन, ये कब गाया गया था? कोलकाता अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, वहीं पे क्या किया था? गाया गया था। चलिए अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, हमारा अगला जो प्रश्न है उस प्रश्न को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। डायनेमो परिवर्तित करता है, डायनेमो परिवर्तित करता है, क्या करता है? इस क्वेश्चन की अगर राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है? बदलता है डायनेमो, यानी कि जनरेटर आप लोग देखे होंगे। ठीक है, तो जनरेटर जो है यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, हमारा अगला जो प्रश्न है, भारी जल, क्या भारी जल का आणविक सूत्र क्या है? भारी जल का जो है आणविक सूत्र क्या है? तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर D2 आप लोग याद रखिएगा। और बात किया जाए भारी जल की खोज की, तो भारी जल की खोज जो है यूरो ने किया था। किसने किया था? यूरो ने। और भारी जल का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो मंदक के रूप में करते हैं, नाभिकीय रिएक्टरों में जो है मंदक के रूप में किया जाता है। ठीक है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रू के लेखक कौन है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रू, यानी कि एक किताब है, इसका लेखक जो है कौन है? तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महात्मा गांधी। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या है? अगला प्रश्न, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को आप लोग याद रखिएगा, सच्चिदानंद सिन्हा सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। ठीक है, अब चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या है? भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी बहुत बार सेट में करवाया गया है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी यानी कि K2 है। ठीक है, कौन है? K2 है। बहुत बार ये सेट में रिपीट किया गया इस क्वेश्चन को। ठीक है, इसलिए VIP क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला जो प्रश्न है वो क्या है? तो
डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स, यानी कि राज्य हड़प नीति को किसने लागू किया था? राज्य हड़प नीति को किसने लागू किया था? तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लॉर्ड डलहौजी ने जो है लागू किया था। देखिए, एक हड़प नीति क्या है? तो हड़प नीति का मतलब होता है कि बहुत सारे ऐसे राजा जो थे जो मर गए, तो उनकी संपत्ति जो है सरकार अपने हैंड में ले लिया। आज भी आप लोग देखे होंगे कि जो भी पुराना राजवाड़ है उस पर सरकार का नियंत्रण हो गया है, जिसका सब कुछ खानदान खत्म हो गया है, तो उसकी संपत्ति को कौन ले लिया है? सरकार ले लिया है। ठीक है, इसी को राज्य हड़प नीति कहते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या है? भारत एवं ब्रिटेन का प्रमुख सरकारी दस्तावेज कौन सा है? अब अपने देश की बात किया जाए कि भारत और ब्रिटेन का प्रमुख सरकारी दस्तावेज कौन सी है, तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, व्हाइट पेपर। क्या? व्हाइट पेपर। ठीक है, चलिए इसी के साथ आज के इस सेट में बस इतना ही। मिलते हैं एक अगले सेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ, ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद जय भारत।